हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं और गुलाब निबंध, जो बहुत ही अच्छा निबंध है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। उसको हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। गेहूं और गुलाब निबंध को पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, पहले हम लोग सबसे पहले गेहूं और गुलाब के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर गांव, जिले बिहार के बेनीपुर गांव के एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी ननिहाल में हुई। उनकी भाषा वाणी प्रभावशाली थी। उनका व्यक्तित्व आकर्षण एवं शौर्य का भी आभा से दीप्त था। वे एक सफल संप्रदायक के रूप में भी याद किए जाते हैं। वे राजनीतिक पुरुष न थे, पक्के देशभक्त थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। ये हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे हैं और इन्होंने कई समाचार पत्र जैसे युवक आदि भी निकाले। इनके अलावा ये कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संकलन रहे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 ईस्वी में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानियों के रूप में आपको 1930 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक का समय जेल में ही व्यतीत करना पड़ा। इसी बीच आप पत्रकारिता एवं साहित्य सर्जना से भी जुड़े रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात अपने साहित्य साधना के साथ साथ देश और समाज के नवनिर्माण कार्य में अपने को जोड़े रखा। 7 सितंबर 1968 68 मुजफ्फरपुर में इनकी मृत्यु हो गई और सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे पास है, जो उसी में से एक है गेहूं और गुलाब। वही आज हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? या पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, श्रुदा श्रुदा पिपसा पिपसा, क्या खाएं क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ ना छूट पाए उनसे। गेहूँ उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा है। गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उखाड़े जा रहे हैं गेहूँ के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाएं, गेहूँ तक पशु और मानव में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उसके शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उनकी भूख खाव खाव कर रही थी तब भी उनकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उनकी प्रथम संगीत निकला जब उनकी कामनियाँ गेहूँ को उछल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल को बनाया ढोल और उसकी सींग को बनाया तुरही।
मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप में उसने ताल पाया। तराने छोड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई। रात को काला धूप पर्दा दूर हुआ जब यह उच्छ्वासित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पेट पूजा की समीक्षा जुटाने से उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि यह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से उगते सूरज की सैनी पर पुष्टित होने वाली सुनहरी किरणें से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष उस कणों से। आसमान में जब बादल उमड़े तब उसमें अपनी कृषि के आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को ही इंद्रधनुषी रंगों से रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उनका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने अपने पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उनकी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके शर्म के गीत संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ शर्म। उसका सांवला दिन में गाय चरता था, रात में रास रचता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब अब आकाश की उसकी नजरें कड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीत बन गया, हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यांत्रिक न्याय देने वाले शर्म का। वह सर्व जो पेट की तृष्णा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रति विलासिता का, भ्रष्टाचार का, जिंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उनके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा महाभारत और यशोवंशियों का सर्वनाश। यह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर ढूंढ रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालन कर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मोड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्यों पीछे मुड़ा है, मुड़ सकता है? यह महाराज यात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहराकर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। अब गेहूं और गुलाब में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चीर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी बता दिया है कि मानव में यह चीर भूभुक्षा क्यों है। गेहूं क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूं उसमें आता कहाँ से है, हमने यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश में कुल तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की पालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई, जुताई, गुड़ाई? हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया। हाँ, यह अनहोनी बात यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार
कांड के लिए ही आकाश पाताल करता रहेगा। ज्यों ही उसके जीवन का समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तमलत्व सिद्ध होकर रहेगी और विज्ञान को इस ओर आना ही है, नहीं तो मानव का क्या सर्व ब्राह्मण का साकार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा, गेहूँ इतना पैदा हो कि जीवन का प्राण अवश्य वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। प्रचुरता शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता यह एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाएंगे, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोना की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिससे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। राक्षसता जो रक्त पीसी थी, जो असभ्य खाती थी, जिसमें अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। गेहूँ बड़ा परवल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहिए। पेट का तृक्षा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की तृक्षा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। जो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, उसके लिए क्या उपाय? अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। इंद्रियों में संयमन या वृत्तियों में ऊर्ध्वगामी करने की। संयमन का उद्देश्य हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसमें बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर संलग्नित हो गई। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदर्शों पर चलने वाले हम तेजस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसीलिए एकमात्र है उपाय वृत्तियों और ऊर्ध्वगामी करना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर पवित्र कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रचुरता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप से रक्त बहाते रहे। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गेहूं की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया, मानस का संसार, संस्कृति जगत। आह, कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वतंत्र विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सूंघने फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत, आनंद उत्साह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों में पर गुलाब खिल रहे हैं, आँखों से गुलाब छा रहा। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए वह अलैंगिक स्वर्गीय दृश्य इस लोक में आपकी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। इसी के साथ हमारा यह निबंध गेहूं और गुलाब समाप्त होता है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। आई होप आप लोगों को मेरे वाचन द्वारा यह निबंध अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मुझ में क्या कमी है
मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी।